वेलकम टू वीएडी क्लासेस। माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ बेसिक पहले आना चाहिए, है ना। तो बेसिक मतलब क्या, जैसे आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, मोलालिटी निकालना, नॉर्मेलिटी निकालना, या परसेंटेज वैल्यूम बाय वैल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम, है ना। कितने टाइप्स की होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होती है। सबसे पहले देखिए चैप्टर सॉल्यूशन आप पढ़ रहे हो, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें आपकी बेसिक प्रॉपर्टी चैप्टर 1 मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। आपने 11th में पढ़ा हो या ना पढ़ा, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो ड्रॉप कर देते हैं चैप्टर, है ना, कुछ चीज़ों को टफ लगती है। तो मैं आपका 11th का चैप्टर भी लेके साथ चलूँगा, जो चीज़ें आपकी काम की हैं सब कुछ भी साथ में लेके चलूँगा, क्योंकि जेईई सब कुछ देना है ना। अगर एक प्रॉपर्टी आपको छूट गई तो दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छा, आपको पढ़ना क्या क्या है। पहली बात तो सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन होता क्या है, सिंपल मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, है ना। किसका मिक्सचर होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। और जो हम लोग पढ़ते हैं वो होमोजेनियस सॉल्यूशन पढ़ते हैं। कैसा बनता है ये, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलेगा तो कैसा मिक्सचर बनेगा, ये होमोजेनियस बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा ये, होमोजेनियस। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे होमोजेनियस, ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ थ्योरेटिकल है। अगर मैं लिखा करूँगा तो बोलूँ, या दूसरी चीज़ अगर लिखा करूँगा तो आपको वो टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वीडियो ऐसा बनाऊंगा, उसके बाद जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, जब डेरिवेशंस आएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बात करें सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होगा। आप जो पढ़ोगे वो किसकी बात करोगे, होमोजेनियस की बात करोगे। होमोजेनियस क्या होता है, थ्रू आउट द प्रॉपर्टीज क्या रहे, सेम रहे। थ्रू आउट द मिक्सचर प्रॉपर्टीज क्या रहे, सेम रहे। दो टाइप्स होते हैं, एक तो होमोजेनियस, दूसरा हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस क्या होगा, थ्रू आउट द प्रॉपर्टीज सेम रहें। अगर प्रॉपर्टीज सेम है तभी तो आप उसकी स्टडी कर पाओगे पर सॉल्यूशन की। अगर मान लो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे, है ना, ये कोई सॉल्यूशन यहाँ पे आपने मिक्स किया, यहाँ प्रॉपर्टी कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो आप उसकी स्टडी नहीं कर पाओगे। आपको इंडिविजुअली स्टडी करके फिर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन की, ठीक है। दूसरी चीज जरा देखो, जरा सबसे पहले बात करें, सॉल्यूशन है चैप्टर वो बड़ा, इसमें पढ़ना क्या है आपको। सबसे पहले आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे, कितने टाइप की हैं, है ना, कितनी टर्म्स होती हैं आपकी। तो आप याद रखो दो टाइप की होती हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म जितनी बात, सबसे पहले बात तो क्या क्या पढ़ना है आपको, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, वेपर प्रेशर पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और वांट ऑफ फैक्टर जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये तो पढ़ के आए हो, आपने पहले पढ़ा हुआ, लेकिन दोबारा पढ़ाऊंगा सबको, है ना। स्ट्रेंथ क्या होता है, फॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखो, एक्सेप्ट मोलालिटी, एक्सेप्ट मोलालिटी, देखो जरा, एक्सेप्ट आपको मोलालिटी को छोड़ के बाकी सब में न्यूमरेटर में सॉल्यूट आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, आपका सॉल्यूट आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। न्यूमरेटर में सॉल्यूट आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इधर समझ में आया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, इसमें क्या आ जाता है आपका, मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, मोलालिटी में बताऊंगा, ठीक है। समझ में, मोलालिटी में क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, चला ध्यान से देखो, मोलालिटी और मोलालिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। मोलालिटी को कैपिटल एन से, मोलालिटी को स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास को m नॉट से डिनोट करेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट जो हम लोग के लिए चल रहे थे, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब एक ही होता है, फिजिक्स में चेंज होता है ना। केमिस्ट्री में कोई मॉलिक्यूलर मास बोले या मॉलिक्यूलर वेट बोले, एक ही चीज होगी, ठीक है। तो चाहे मॉलिक्यूलर वेट लिखें या मॉलिक्यूलर मास लिखें, ठीक है। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है सब लिखेंगे, उनका रिलेशन क्या होगा, जैसे नॉर्मेलिटी का स्ट्रेंथ से, नॉर्मेलिटी का मोलालिटी से, नॉर्मेलिटी का मोलालिटी से, है ना। तो आपको एक दिया होगा, दूसरा आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, डिराइव करेंगे रिलेशंस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो दो टाइप की कंसंट्रेशन होती है, पहला तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होगी, जिसमें वॉल्यूम की बात की जाएगी, सिंपल किसकी, वॉल्यूम की, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होगी, जिसमें मास या वेट की बात की जाएगी। मास हो सकता है या वेट हो सकता है। अच्छा, डिपेंडेंट में क्या पढ़ोगे आप, डिपेंडेंट में हमेशा जहां भी आपको कहीं भी एक वैल्यू दिख जाए, है ना, किसी प्रॉपर्टी में एक वैल्यू सिंपल दिख जाए, वो कैसा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और कभी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू बाय वैल्यू। क्या पढ़ोगे,
परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा ये क्या पढ़ोगे? अच्छा ऊपर क्या आता है आपका, हमेशा जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो न्यूमरेटर में क्या लिखते हो, सॉल्यूट का, और नीचे क्या लिखते हो, सॉल्यूशन का, है ना। और ये किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, ये होगा सॉल्यूशन का, एक्सेप्ट किसका, मोलैलिटी, किसके एक्सेप्ट, मोलैलिटी। ठीक है, आपको मोलैलिटी में चेंज करना है, बाकी आप क्या रखोगे, सबको सॉल्यूट और सॉल्यूशन रखोगे, वहां सॉल्वेंट आ जाता है। ठीक है, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट सॉल्यूशन रखोगे, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन रखोगे एक्सेप्ट मोलैलिटी। ठीक है, आप पढ़ के भी आओगे। देखो आपको चीजें बहुत याद करनी पड़ जाएंगी, अगर ऐसे आप पढ़ोगे, जैसे मैं रिलेशन निकालना बता रहा हूँ, तो आपको वो चीजें कम चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट की। तो मैंने क्या बोला, जहां भी आपको वैल्यू दिख जाए सिंगल, वो कंसंट्रेशन कैसी होगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा टेम्परेचर पे जब डिपेंड करेगी तो पहला क्या है आपका, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा परसेंटेज वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी, है ना, इसमें क्या आता है मोलैलिटी, और इसमें क्या आता है आपका मोलैलिटी। क्लियर है, इसमें क्या आएगा मोलैलिटी, इसमें क्या आएगा मोलैलिटी, है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मोलैलिटी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, डिनोमिनेटर में आता है आपका, आ रहा है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जहां भी आपको वॉल्यूम दिखेगा वो कैसी प्रॉपर्टी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। समझा? पहला क्या हुआ, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फिर मोलैलिटी आया, फिर नॉर्मेलिटी आया, फिर पीपीएम। अच्छा पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या है, आप लिखो यहाँ पे, पीपीएम एक्चुअल में है क्या, जहां भी आपको पीपीएम दिखेगा क्या लिखोगे, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा ये एक्चुअल में है क्या, 1 मिलियन में एक पार्ट, कितना पार्ट, 1 मिलियन में कितना पार्ट, तो मतलब 1 मिलियन एक्चुअल में होता कितना है, 10⁶ होता है ना, मिलियन 10⁶ होता है, तो 1 मिलियन में कितना पार्ट, जैसे आपको लिखा गया है 2 पीपीएम, तो 10⁶ में कितना पार्ट, 2 पार्ट केवल। समझा? तो पीपीएम क्या है आपका, पार्ट्स पर मिलियन, क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें आ गया। ठीक है, अच्छा मिलियन होता क्या, 10⁶। ठीक है, दूसरी चीज देखो, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरा क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम, है ना। और उसके बाद क्या आएगा, फॉर्मेलिटी आएगा, क्या आएगा, फॉर्मेलिटी आएगा। ठीक है, समझ में आया? और हाँ, हमेशा नीचे क्या आता है आपका, वॉल्यूम आता है, आप क्या रखोगे नीचे, वॉल्यूम रखोगे ज्यादातर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, किसमें, टेम्परेचर डिपेंडेंट में, है ना। अब देखो बचा क्या आपका, बचा क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बचा, जहां पे देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, वेट बाय वॉल्यूम हो गया। अब क्या बचा होगा, वेट बाय वेट बचा होगा, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो गया आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा और क्या बचा, मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन का भी वैल्यू नहीं आता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये पढ़े हो आप, इंडिविजुअल मोल्स जिसका निकालना हो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कहां वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर्टी में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई। अच्छा मोलैलिटी, इसके बाद क्या आएगा, मोलैलिटी बाद क्या आएगा, पीपीएम वेट बाय वेट। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 पीपीएम यूज हुए थे, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ क्या बचा, पीपीएम वेट बाय वेट, इसमें आएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आते हो डेफिनेशंस में। ठीक है, जहां पे परसेंटेज लिखा होता है, हम से मल्टीप्लाई करते हो नहीं करते हो, करते हो, तो जरा पहले डेफिनेशन देखो क्या है। अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, और साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इनका हम रिलेशन पढ़ते चलेंगे, है ना। आप कोऑपरेट करो 2 वीडियो लेक्चर्स पे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, है ना, मैं थोड़ा देखूंगा अपने हिसाब से कैसे समझाना है। अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें समझा जाऊँ, ना समझ में आ रहा हो तो सब कुछ कमेंट कर देना। ठीक है, हिचकिचाना बिल्कुल भी मत, है ना। आप जितना बोलोगे उतना नीचे जाके हम पढ़ाएंगे, उतना डीप जाके पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो अब होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पे पहली आपकी डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज है तो हमने 100 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ऊपर मैंने क्या बोला था, सॉल्यूट नीचे सॉल्वेंट, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में रखोगे, ml में। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, किसमें, ml में। समझा?
तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है तो आप 100 ml लोगे, आप कुछ भी ले सकते हो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। नहीं दिया है तो आप जो ऐसा करना कि वो परसेंटेज मतलब 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो जितना कम 10 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि परसेंटेज मैक्सिमम कितना 100 है, नहीं है 100% है तो 100 मिनिमम ले सकते हैं, 10 तो ले नहीं सकते ना, कंपेरिजन आपका गलत हो जाएगा। तो कितना ले लें, 100 ले लें या 1000 ले लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कितना लोगे, अगर नहीं दिया गया है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, अच्छा ये वेट है ना, ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 ml। समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म हुआ। तो जो परसेंटेज था हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा दूसरी डेफिनेशन आओ जल्दी से, क्या बोलता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। नीचे अगर ml रखोगे तो ऊपर क्या रखोगे, ग्राम रखोगे, नीचे अगर लीटर रखोगे तो ऊपर क्या रखोगे, केजी रखोगे। आया समझ में, मतलब अगर आपका सिंपल सीजीएस यूनिट चले तो सीजीएस चलाओगे, अगर एमकेएस चल रही तो एमकेएस चलाओगे, समझा। ये नहीं ऊपर सीजीएस नीचे एमकेएस है ना, तो बैलेंस कहां बचेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। देखो वेट डेफिनेशन चल रही है, एक्सेप्ट मोलैरिटी, ऊपर सॉल्यूट होगा नीचे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा थर्ड डेफिनेशन पे आ जाओ, क्या है, मोलैरिटी है कि नहीं है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी होती क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड, लिख लो चाहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितने सॉल्यूट के मोल्स डिजॉल्व हुए हैं, ठीक है। वो क्या होगी, उसकी मोलैरिटी होगी, और मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा मोलैरिटी कैपिटल M से होगा और पर लीटर है, डेफिनेशन में देखो यहाँ ml चल रहा था, यहाँ क्या होगा, पर लीटर होगा। तो ये चीज याद रखो, जब हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ मोल से तब वहां पे लीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आया, आया। अच्छा एक चीज बताओ, आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री में मास ही तो वेट होता है, अलग अलग नहीं होता केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अलग हो जाता है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, फिजिक्स में अलग हो जाता है, बट केमिस्ट्री में कहीं मॉलिक्यूलर वेट लिखा होता है, कहीं मॉलिक्यूलर मास लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हम वेट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। वेट किसका, जो आपका किसका वेट होगा, यहाँ पे किसके नंबर ऑफ मोल्स है, बताओ जल्दी से, नंबर सॉल्यूट के हैं कि नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके जो सॉल्यूट के हैं तो वेट किसका होगा, सॉल्यूट का तो होगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। इतना समझ में आया, आगे सॉल्यूट का लेना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इतना याद रखना। तो वेट किसका रखोगे, सॉल्यूट का, और मॉलिक्यूलर वेट किसका रखोगे, सॉल्यूट का। इसको तो आप नोट करते चलना साथ में, सब कुछ मैं नहीं लिख सकता हूं ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जरा, तो मॉलिक्यूलर आपका सिंपल मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा वेट, देखो n इज इक्वल टू कितना रख दिया, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा एक काम करें, हमको अगर वेट निकालना हो, मोलैरिटी दिया हो, है ना, वॉल्यूम दिया हो, और आपको सब्सटेंस पता है इससे बेंजीन है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो पता ही होगा ना, तो m नॉट तो आप निकाल ही लोगे, तो वहां से सिंपल W कितना आ जाएगा, m नॉट VL, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम कितना लेके चलोगे, बताओ। अब लीटर में लेके चलोगे आप, 100 लीटर या 1000 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर ले लेना सिंपल, कितना लोगे 1, क्योंकि यहाँ परसेंटेज तो है नहीं, कितना लेके चलोगे 1 लीटर, ठीक है। वहां पे डिपेंड करता है कितना ले रहे हो, उस हिसाब से कंपेरिजन होगा, ठीक है। इतना समझ में आया हो, आगे बढ़े, ठीक है। इतना समझ में आ गया, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, सॉल्यूट पढ़ा, सॉल्वेंट पढ़ा। सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और हम स्टडी किसकी करेंगे, दो टाइप के मिश्रण होते हैं, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस।
हेट्रोजीनियस में प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं रहती हैं, होमोजीनियस में सेम रहती हैं। तो हम अभी अपने लेवल पे, आपके लेवल पे स्टडी किसकी करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर की करेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर करने के पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे सॉल्यूशन में, वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बॉन्ड फैक्टर, है ना। ये टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के आओगे बट मैं पढ़ाऊंगा, वो चीज आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जहां पे भी आपको वैल्यू दिखे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी, बाकी क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या थी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर सॉल्यूट होता है नीचे सॉल्यूशन होता है, एक्सेप्ट मोलैलिटी। ऊपर सॉल्यूट होता है नीचे सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन सॉरी, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, एक्सेप्ट मोलैलिटी, मोलैलिटी छोड़ के बाकी सब जगह ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो परसेंटेज वॉल्यूम वाले वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, 100 क्यों लगा, परसेंटेज लगा था, है ना। परसेंटेज बाय वेट क्या होगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम। अब वेट आगे तो ग्राम में लिखोगे, ml में तो लिखोगे नहीं, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इनटू 100 होगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज लगा, ठीक है। आज हम मोलैरिटी पे, तो मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डिसॉल्व हुए हैं, ठीक है। यहाँ से मोलैरिटी क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स बाय VL, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर यहाँ रख दो, आपका सिंपली रिलेशन निकल आया वेट मॉलिक्यूलर वेट में, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एफिशिएंसी तरफ आगे में हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्ट्रेंथ। अच्छा, आपका टॉपिक थोड़ा छूट गया, तो उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट में आपका स्ट्रेंथ भी आता है, ठीक है। अब ये नया टॉपिक आपके लिए, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो एक्चुअल में स्ट्रेंथ होता क्या है, स्ट्रेंथ होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमारा मोलैरिटी था वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था ही था, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये जोड़ क्या होगा, W/VL, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रिलेशन आता है। अच्छा, ऐसा कुछ रिलेशन हो सकता है कि स्ट्रेंथ में और मोलैरिटी में कुछ रिलेशन हो, ठीक है। तो हम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन निकालते हैं। तो आप बताओ जरा, मोलैरिटी क्या था आपका, अभी आप पढ़ के आए हो, मोलैरिटी था कैपिटल M, और कैपिटल M मोलैरिटी डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो था आपका डेफिनेशन। और नंबर ऑफ मोल्स कितना था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, किसका, सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। तो यहाँ पे वेट उठा के रख दो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से मोलैरिटी कितनी निकलेगी, मोलैरिटी आपका आ जाएगी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1/VL, होगा नहीं होगा। अब मुझे बताओ ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, जल्दी से, यही तो स्ट्रेंथ है, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो, ठीक है। यही किसकी डेफिनेशन है, स्ट्रेंथ की है। तो W/VL इक्वल कितना लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। तो आपका मोलैरिटी कितना आ गया, स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो स्ट्रेंथ कितना निकल गया, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको स्ट्रेंथ पता है, स्ट्रेस पता है, तो आप मोलैरिटी डायरेक्टली निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। क्या होता है रिलेशन, पहला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको टिक कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। ये रिलेशन क्या है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, किसका, मॉलिक्यूलर मास किसका, जिसका नंबर ऑफ मोल्स था, किसका था, सॉल्यूट का, किसका था, सॉल्यूट का, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। अच्छा, इतना अगर आपको आ गया है तो आप जल्दी से राइट डाउन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को शो करते हैं कैपिटल N से, है ना। M नॉट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, इसको लिख लो, क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, इसे क्या बोलेंगे, वेट या मास, किसका, सॉल्यूट का। ये दोनों किसका है, ये किसका है, सॉल्यूट का है, और ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है। ये तुमको पता है ना, बता दियो, ऊपर सॉल्यूट आता है नीचे सॉल्यूशन आता है, एक्सेप्ट मोलैरिटी, मोलैरिटी छोड़ के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बात करो नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी होगा क्या, ठीक है। आपका जो फोर्थ हो गया है, फिफ्थ टर्म आता है नॉर्मेलिटी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको निकालना सिखाएंगे। यहीं पे आपका थोड़ी चीज आ जाती है जो आपको दिक्कत करती है ना। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी से आपका आ सकता है, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इसका भी इक्विलिब्रियम में भी हो जाता है कभी कभी, है ना। अच्छा, मोलैरिटी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम है, तो मोल पर लीटर, ये तो कंसंट्रेशन की यूनिट थी। एक्चुअल समझ में आया कंसंट्रेशन क्या थी वहां पे,
जो आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, नहीं पढ़े मैं तो पढ़ा दूंगा उसको भी 11th में, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे आप इसकी नॉर्मेलिटी की। तो इसका होता क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है डेफिनेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप समझो इक्विवेलेंट क्या होता है ना। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा सिंपल इक्विवेलेंट डिवाइड बाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अब निकालना है इक्विवेलेंट, है ना। तो नॉर्मेलिटी कितना हो गया, इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। किसका होगा ये, सॉल्यूट का होगा। इक्विवेलेंट किसका होगा, सॉल्यूट का। ये क्या होगा, वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हो, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। क्या करते हैं, मास बाई इक्विवेलेंट मास, या वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, जो भी लिखना चाहो आप, चाहे इक्विवेलेंट मास बोल दो या इक्विवेलेंट वेट बोल दो। तो इक्विवेलेंट मास निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंस बोलते हैं वेट बाई इक्विवेलेंस मास, जहां पे वी डब्ल्यू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और em क्या होगा, इक्विवेलेंस मास और वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि इक्विवेलेंस किसका था, सॉल्यूट का था, ठीक है। अब बात आती है, अच्छा चलो ठीक है, हमको पता है इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब एक्चुअल में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, ठीक है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, ठीक है। ये भी किसका निकलेगा, सॉल्यूट का निकलेगा। ये सब चीजें किसके निकले, सॉल्यूट की। तो किससे इंटरलिंक्ड है, इससे नहीं है, ठीक है। अब ये NF क्या होगा, अभी निकालना सिखाते हैं क्या होता है। ये होता है आपका एन फैक्टर। बस थोड़ी देर ध्यान देखते रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी मैं एसिड बेस के लिए अलग बता दूंगा, सबके लिए मैं अलग बता दूं कैसे एन फैक्टर आपका निकलता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ज्यादातर सारी वैल्यू रखो, पहले EM की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। तो EQ कितना निकल आएगा, EQ निकल आएगा वेट डिवाइड बाई m नॉट डिवाइड बाई NF। आएगा नहीं आएगा, NF ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, वेट इनटू NF डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास निकला। अब ये इक्विवेलेंट उठा कहां पुट करोगे, यहां पुट कर दोगे नॉर्मेलिटी में। तो आपका नॉर्मेलिटी कितना आ गया, नॉर्मेलिटी आपका आ गया है, नॉर्मेलिटी आया आपका इक्विवेलेंट। आप क्या रखोगे, ये चीज रखोगे। तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू NF डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ना। अच्छा, ये वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो भाई, है ना। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही है, और ये NF क्या है, एन फैक्टर है। अभी एन फैक्टर भी निकालना सीखते हैं, ठीक है। इतना समझ आया। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसको ये भी ले सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि किसका था, सॉल्यूट का है, इनटू एन फैक्टर ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, सिंपल फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू NF बाई VL। अब NF कैसे निकालते हैं, अलग अलग केस के लिए देखते हैं, ठीक है। एसिड के लिए क्या निकलेगा, बेस के लिए क्या निकलेगा, सारी चीजों के लिए आप NF देखते हैं। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, स्टार्ट बाय स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है, सिंपल देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मोलैरिटी में, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था ना, और यहाँ क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या हो गया, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है तो रिलेशन भी कुछ होना चाहिए, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में। तो देखो मोलैरिटी क्या हो गया, मोलैरिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकते हो, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हो। और ये वेट बाई VL क्या है, यही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। तो कितना लिख दिया गया, S लिख दिया गया, देखो यहाँ से, है ना। ये S आ गया, S बाई M नॉट। तो यहाँ से स्ट्रेंथ कितनी निकल रहा है, मॉलिक्यूलर मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, सुना है क्या, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। पहला आपका हो गया स्ट्रेंथ, और इसके बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी एक्चुअल में होता क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
डिजॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब डेफिनेशन क्या बोलती है, इक्विवेलेंट, इक्यू क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, इक्यू क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, ये चीज है ना, ठीक है। तो यहां से नॉर्मेलिटी क्या होगा, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। किसका इक्विवेलेंट होगा, सॉल्यूट का होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मोलैलिटी को छोड़ के न्यूमरेटर में सॉल्यूट आता है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आता है। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, इक्विवेलेंट कैसे निकालें, अब बात आपको ये तो पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन इक्विवेलेंट नया टर्म सुन रहे होगे, इसको भी कैसे निकालें कैलकुलेट करने के लिए। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट या मास बाय इक्विवेलेंट मास, है ना। अब बात आती है वेट, आपको पता है वेट आपको दिया गया होगा, नहीं होगा तो आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया जाएगा, कुछ तो दिया जाएगा, हिंट दी जाएगी, बट आप इक्विवेलेंट मास कैसे निकालो, ये एक्चुअल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, है ना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। क्या होता है, अब n फैक्टर की बात आती है कैसे निकालें, ये सारी वैल्यू पुट की तो रिलेशन निकला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू NF बाय VL, और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो आपने पढ़ा हुआ है, 9 से पढ़ के चले आ रहे हो। तो n इनटू NF नंबर ऑफ n फैक्टर डिवाइड बाय VL, इतना समझ में आया नहीं आया। अब आती है बात कि हम n फैक्टर कैसे निकालें, पूरा खेल किसका चल रहा है, पूरे फॉर्मूले में n फैक्टर का, आपको इक्विवेलेंट याद रखना है, बट पूरा खेल किसका है, n फैक्टर का। आपको रिएक्शन दी जाएगी, रिएक्शन बेस के एसिड बेस पता करो, सिंपल n फैक्टर निकाल लो, है ना। तो कैलकुलेशन भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो जल्दी से, कैलकुलेशन के लिए n फैक्टर कैलकुलेशन ऑफ हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर, ठीक है, डालो, ठीक है। तो बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर है आपका। आपने सीखा कि आपका नॉर्मेलिटी एक्चुअल में क्या होता था, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, नॉर्मेलिटी अपने फॉर्मूला में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद नॉर्मेलिटी एक्चुअल में होता क्या था, देखो जल्दी से, फॉर्मूला क्या निकला था हम लोग का, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर डिवाइड बाय, नॉर्मेलिटी लिखा था वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, इनटू n फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता। जैसे क्या लिख लें, इसे लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी को नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा सॉल्यूट का, वॉल्यूम सॉल्यूशन पता होगा, बट n फैक्टर कैसे निकालो। तो कितने केस बनते हैं आपके, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का अलग निकलेगा। पहला केस आपका है कि आपका जो सॉल्यूट है, इसकी बात कर रहे हैं, इफ सॉल्यूट इज एसिड, इफ सॉल्यूट इज एसिड, पहला सॉल्यूट अगर आपका एसिड हो जाए, किसका n फैक्टर निकाल रहे हो, सॉल्यूट का निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे हो, तो यहाँ पे किसका n फैक्टर निकालोगे, क्या होना चाहिए, एसिड, सॉल्यूट होना चाहिए, समझ आया। इफ सॉल्यूट इज एसिड मतलब कि क्या, किसकी कैलकुलेशन बात करिए, क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, सॉल्यूट का हमेशा निकलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूट, इफ सॉल्यूट इज एसिड लिख लेना है कंडीशन इफ, ठीक है, इफ सॉल्यूट इज एसिड, ठीक है। अगर सॉल्यूट आपका एसिड है तब एक कंडीशन बनेगी, सॉल्यूट बेस भी हो सकता है तब अलग कंडीशन बनेगी, है ना। उसके बाद आता है सॉल्यूट अगर आपका सॉल्ट हो जाए तब अलग कंडीशन बनेगी, अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट हो जाए तो अलग बनेगी, और रिड्यूसिंग रेजेंट हो जाए तो अलग बनेगी, आपका पूरा कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, और कुछ भी नहीं, ध्यान समझो, ठीक है। अच्छा, एसिड एक्चुअल में होता क्या है, जो H+ आयन आपके क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। बेस क्या होते हैं, जो OH- आयन देते हैं, ठीक है। यहां जरा देखो, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या होता है आपका, n फैक्टर होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एसिड, किसकी बात कर रहे हो, एसिड की कर रहे हो। अगर एसिड जितने नंबर ऑफ H+ आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब इन द हेल्प ऑफ वाटर, है ना, एक्वस का वाटर से ना, ठीक है, नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज n फैक्टर, किसका, ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि किसका निकाल रहे हो, सॉल्यूट का निकाल रहे हो, एसिड कौन सा है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो चलो एग्जांपल्स की बात करें, आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर उसको आप एक्वस सॉल्यूशन में ले लो तो क्या बनेगा, H++S, क्या बनेगा, H++OH-, या हम इसे क्या कहते हैं, H3O+, याद करो, और H3O+ H+ के इक्वल होता था, इक्विलिब्रियम पढ़ा था, याद करो, कंसंट्रेशन बन हो जाती थी वाटर की, ठीक है। तो HCl की बात करें, HCl कैसा होगा आपका, सबसे पहला एग्जांपल फर्स्ट इसका आएगा HCl का, ठीक है। HCl में आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन बनाओगे, पहला क्या बनेगा, H+ Cl-, मैंने क्या बोला है, सॉल्यूट है ये, ठीक है। सॉल्यूट कैसा है आपका, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसमें ब्रेक हुआ, H+Cl- में, तो जितने H+ आयन देता है वही उसका क्या हो जाता है, n फैक्टर, तो HCl का n फैक्टर क्या हो जाएगा, NF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, H+ आयन है 1 है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लो इसका, B पार्ट लो, H+O4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो पढ़ा हुआ है इसको ना, H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात निकल के आती है, अगर दोनों H+ आयन ब्रेक हो जाए, है ना, अगर दोनों H+ आयन ब्रेक हो जाए तो क्या बनेगा, 2H+
SO4 2 माइनस। एक कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी क्या बन सकती है कि आपका एक आयन ब्रेक हो दूसरा ब्रेक हो हाइड्रोजन का, तो क्या बन सकता है यहाँ पे H प्लस प्लस HSO4 माइनस। जल्दी देखो, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, कितने H प्लस आयन जा रहे हैं 2 1 2 जा रहे नहीं जा रहे हैं, एन फैक्टर कितना होगा H प्लस आयन का, यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा 1 होगा। डिपेंड करेगा कि आपका कैसे ब्रेकिंग हो रही है ना। जो वीक एसिड या वीक बेस की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो वहां से आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आपका सिंपल H2SO4 हो गया है, दोनों कंडीशंस हो गई है ना। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है। होता क्या है CH3COOH, सी पार्ट क्या है आपका एसिटिक एसिड, होता क्या है सी पार्ट है आपका एसिटिक एसिड, होता क्या है CH3COOH, और किसमें ब्रेक होगा H प्लस प्लस COO, किसमें ब्रेक होगा H प्लस प्लस CH3COO माइनस। तो पढ़ चुके होगे। अब देखो जितने H प्लस आयन देता है एसिड वही उसका क्या होता है एन फैक्टर होता है, तो यहाँ एन फैक्टर कितना हो जाएगा NF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन आ रहा समझ में, ठीक है। देखो होता क्या है एक्चुअल में, जितना भी H प्लस आयन देगा एसिड किसमें एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या होगा उसका एन फैक्टर होगा। पहला एग्जांपल लिया HCl में, जो बहुत ज्यादा यूज होना, मैं वही लेके चल रहा हूं। पहला HCl लिया तो H प्लस प्लस Cl माइनस ब्रेक हुआ, कितने प्लस आयन दिया 1 दिया, तो कितना हो गया एन फैक्टर 1 हो गया। दूसरा H2SO4 दो टाइप से ब्रेक हो सकता है, या तो आपका 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस ब्रेक हो जाए, पूरा ब्रेक हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, या आपका पार्शियल डिसॉल्व हो, तो H प्लस प्लस HO4 माइनस में हो, तो इस कंडीशन में फैक्टर कितना होगा 1 होगा, इस कंडीशन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2H प्लस आयन दे रहा है, ठीक है। थर्ड आपका है एसिटिक एसिड CH3COH, किसमें ब्रेक होगा CH3COO माइनस और प्लस एसिटेट आयन में, और दूसरा क्या होगा H प्लस आयन में, है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो हो गई बात एसिड की। अब अगर बात आ जाए बेस की, ठीक है, तो जब एसिड में H प्लस आयन देख रहे हैं तो बेस में क्या देखेंगे OH माइनस आयन। बस कंडीशन क्या है, सॉल्यूट आपका बेस होना चाहिए। अगर सॉल्यूट बेस है तो OH माइनस आयन, डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय बेस इज नोन एज एन फैक्टर ऑफ द बेस, है ना। नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय बेस इज नोन एज एन फैक्टर ऑफ द बेस। अब इसको लिख लो, लिखाऊंगा नहीं, क्या लिखना है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय बेस इज नोन एज एन फैक्टर ऑफ द बेस, ठीक है। बहुत फेमस एग्जांपल है बेस का NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH किसमें ब्रेक होता है Na प्लस प्लस OH माइनस, कितने OH माइनस आयन देगा 1 देगा, ठीक है, कितने देगा 1 देगा, तो सिंपल इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हरी डालो एन फैक्टर फॉर द बेस, ठीक है, जल्दी डालो रेडी। सेकंड है आपका एन फैक्टर फॉर द बेस। आराम से पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, पूरी चीजें इंटरलिंक्ड हो जाएगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत हो, एक बार मुझे थोड़ा बेस पकड़ने दो, ठीक है। अभी आपको फ्लो बन जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। आपकी रेगुलर क्लास होगी 30 से 40 मिनट डेली अब, ठीक है। तो आप कोर्स टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो यार, है ना, जितना पढ़ो कि वहां से आपको कुछ छूटना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है ना। जितना पढ़ के जाओ उतने मास्टर हो जाओ, कि आप किसी को पढ़ा सको, कोई आपसे पूछे तो बता सको, ठीक है। ऐसी मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए, ये नहीं खाओ और पढ़ लिया चीजें, है ना। ये क्यों होता है, कैसे होता है, आपके अंदर आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप गलत रास्ते पे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आपको क्या पढ़ना था, इन केस ऑफ बेस। हाइट और जल्दी से आप नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि नोट्स में वो सही बनवा रहा हूँ, जेई लेवल के हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है। आप नोट्स रखना, कोटा से कंपेयर कर लेना एक बार, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। आप एक काम करो, नोट्स रखना, न्यूमेरिकल्स में रखना, ठीक है। मैथ्स, खासकर मैथ्स और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स रखना मेरे अच्छे से, ठीक है। कहीं मिलेंगे नहीं आपको इतनी जल्दी, मिल तो जाएंगे कहीं से मैंने भी उठाया होगा किसी बुक से, है ना, ठीक है। हेल्प लेता हूँ, बुक्स किया सब लोग लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इसके बाद हेडिंग आपकी क्या होगी सेकंड की, इन केस ऑफ बेस, ठीक है। सेकंड आपका हेडिंग क्या है, इन केस ऑफ बेस, इन केस ऑफ बेस। डेफिनेशन बनाओ जल्दी से, डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है ना। बस कंडीशन क्या होगी, सॉल्यूट किसका होना चाहिए, बेस का होना। बेस क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट बेस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एन फैक्टर किसका निकलता है, बेस का निकलता है, ठीक है। आपको फॉर्मूले रट जाने चाहिए, जवाब में आपके सब फॉर्मूले रटे होने चाहिए, डेरिवेशंस रटे होने चाहिए, मतलब आपको चीजें इमेजिन होनी चाहिए यार। इतना 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 प्रैक्टिस करो कि आपको चीजें इमेजिन हो जाए, ठीक है। आप सोते जागते प्रैक्टिस करो यार, कहीं जा रहे हो आप फिजिक्स को रिलेट करो चीजों को, मैथ्स से आपको फॉर्मूले दिमाग में चलने चाहिए, है ना। अगर आपने कोई चीज पढ़ी, अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, एक चीज याद रखो, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, आप कॉपी बंद कर दो, और आपको अगर चीजें इमेजिन हो रही है कि कहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले आप डायरेक्टली फॉर्मूले बोल दे रहे हो, बिना किसी के सामने या सीधे सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने डायरेक्टली फॉर्मूले बोल दो, आप मास्टर हो गए हो, आपसे गलतियां नहीं हो सकती हैं, ठीक है।
ये आप प्रैक्टिस करो। क्या करना है आपको इसके लिए, आप सबसे पहली बात तो लेट के पढ़ना छोड़ दो, बैठ के पढ़ाई करोगे, ठीक है। और आपके पास एक पेन होना चाहिए, कॉपी पेन आपके पास होना ही चाहिए। और जो भी पढ़ोगे आप लिख के पढ़ोगे, ये नहीं हाथों में पढ़ते चले गए ऐसे ही सोते हुए ऐसे कहानी तरह पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो ऐसे पढ़ रहे हो, एक तरफ व्हाट्सएप एक तरफ ये, है ना, ये सब नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है, कॉपी लेनी है, पेन लेना है, बैठ के पढ़ाई करनी है, चाहे इतनी ठंडी हो चाहे इतनी गर्मी हो, ठीक है। शरीर को जितना आराम दोगे उतने मांगेगा वो, ये होता है ना, ठीक है। अभी कश्मीर में इतनी ठंड जो भी है, जहाँ भी इतनी ठंडी होती है, मनाली में क्या वो लोग वहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है। माइनस टेम्परेचर होता है, -3 -10 के आसपास, आपको भी पता है, रहते हैं ना। तो बॉडी आपकी उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती है जैसे आप उसको चाहते हो करना, ठीक है ना। तो 1 साल मेहनत कर लो अच्छे से, कहने की बात मानो, 1 साल मेहनत कर लो, जिंदगी भर आराम करोगे, नहीं किए तो जिंदगी में पछताओगे, है ना। घूमोगे रोडों पे, आओगे 4 साल बाद तो ताने सुनोगे सबके मोहल्लों वालों के। तो करना क्या है आपको, सिंपल, आप अपना रूम अलग करो, रूम एक है दिक्कत है तो वही आपको एडजस्ट करना है। एक कॉपी पेन टेबल चेयर जो भी है कहीं से भी पढ़ो, मैं नहीं कर रहा हूँ मुझसे पढ़ो, है ना। आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़ो, बट आपकी चेयर टेबल सब कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। फोन चलाना कम कर दो, बस फोन का यूज तब करो जब आपको पढ़ाई करनी हो। व्हाट्सएप फेसबुक से आपका रिलेशन ये नहीं करो खत्म कर दो, उतना हो कि बस आपका लिमिटेड हो, ठीक है, लिमिटेड। और किसी चीज़ का एडिक्शन भी बेकार हो जाता है ना, एक लत लग जाती है फिर छूटती नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, एक कॉपी पेन लेके अलग से बैठना है, जो भी चीज़ें लिखनी लिख के करनी हो, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, अगर थ्योरेटिकल है तो पॉइंट्स बना के लिखो, ज़्यादातर आप कोशिश करो पॉइंट्स बना के लिखने की। अगर आपको चीज़ें, आप एक चीज़ बताओ, एक कंटेंट 1 पेज का है, अगर उसको आपने 10 पॉइंट में याद कर लिया तो आप कितना भी बना के लिख सकते हो बोर्ड में यार, वो तो आपके ऊपर होता नंबर लेना, बस आपको चीज़ें आनी तो चाहिए। अगर कोई टॉपिक आपको दिया जा रहा है, आप अगर उस पर 15 से 20 मिनट बोल सकते हो बिना रुके, तब आपको पूरा तैयार अच्छे से, फिर आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता है, वो चाहे बोर्ड हो चाहे जेई हो, ठीक है। जेई में क्या पूछा जाता है यार, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, गलती आप लोग की होती है जो तैयार नहीं करते हो, है ना। सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है ज़्यादा है, बट आप जैसे से बढ़ोगे बीटेक वुटेक करोगे ना तो वहाँ से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे मेरा भी बीटेक है मैकेनिकल से, है ना, ठीक है। तो वहाँ चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए अभी मेहनत कर लो, IIT पहुँच जाओगे, आराम हो जाएगा, क्योंकि IIT नीट क्वालिफाई हो गया, आराम से बढ़िया MBBS करोगे, कहीं भी जाओगे बहुत ज़्यादा फीस लगेगी, पहला फीस लगेगी, दूसरा जॉब सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट कॉलेजों में, है ना, लूटते हैं केवल, जाओगे प्लेसमेंट नहीं होगा, फिर घूमोगे भटकोगे, गेट दोगे, गेट में क्वालिफाइड है मेरा 3 टाइम्स पता है, ठीक है, अंडर 1000 रैंक, ठीक। तो गेट दोगे 3 बार 2 बार, तभी भी नहीं होगा, PSUs कम हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नहीं होगा, फिर आके घर बैठोगे तैयारी करोगे, मेडिकल ज्वाइन करोगे, जो भी करोगे, ES की तैयारी करोगे, कुछ 2 साल इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करेंगे, फिर छोड़ देंगे, सिविल सर्विसेज में चले जाएंगे, चलो AS करते हैं, AS करने के बाद सीजीएल देंगे, सीजीएल देने के बाद धीरे धीरे चलो सीजीएल अच्छी पोस्ट उससे कंपेयर नहीं करते हैं, सीजीएल देने के बाद बैंकिंग की पोस्ट देंगे, ठीक है, वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। अरे उसके बाद तो लोग ग्रुप डी भी आ जाते हैं यार, रेलवे में कहेंगे चलो कुछ नहीं मिला ग्रुप डी दे देते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेहनत करो। आपको कोई भी IIT अगर मिल गया ना, IIT या अच्छा NIT ट्रिची वारंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी IIT NIT मिल गया, आपकी लाइफ सेट है ना, कुछ भी नहीं है आपके लिए, फिर मजे ही मजे हैं यार, ठीक है। आपका फिर देखो क्या होता है कि आपका मेंटल लेवल कितना तगड़ा हो जाएगा यार, आपके लोगों के साथ उठना बैठना, वैसे प्रोफेसर होंगे, क्या लाइफ हो जाती है, एक बार देखो तो वो 4 साल जो आपकी बीतेंगे ना, कितना मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कि भी जाओगे किसी प्राइवेट कॉलेज में, एडमिशन तो लेना ही है, BA BSc तो करोगे नहीं, सीधी सी बात है, जॉब लगेगी BA BSc से, करोगे बीटेक, अगर कोई मैथ्स बनना है तो बीटेक जाएगा, या कॉमर्स से CA जाएगा, ये सब करते हैं, है ना, BCom MCom जो भी है ना, ये सब चीज़ें होंगी, MBA में चला जाएगा बहुत लोग, है ना, ठीक है, वो तो बात करो ग्रेजुएशन की बात हो गई, ठीक है। जो बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ, अगर आपको IIT नहीं मिला या NIT नहीं मिला, आपकी लाइफ बेकार है, बस इतना मान के चलो, आपका बीटेक करने कोई मतलब नहीं है, ये हार्ड तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। 10-15 हज़ार की जॉब लेके घूमते रहो, जिंदगी में कुछ नहीं होना है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ अभी मेहनत कर लो, फोन फेंको सबको, जितनी लाइफ में जो भी कांटे वाटे सबको निकालो, ठीक है। अगर रखना भी है पर्सनल तो उतना रखो जितना काम चल जाए, है ना, ठीक है। मेहनत करो अच्छे से, एक बार वहाँ पहुँच गए तो सब लोग पूछेंगे, नहीं पूछे तो कोई नहीं पूछेगा, है ना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, सिंपल क्या होगा, इन केस ऑफ बेस की बात करें तो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय बेस, है ना, क्या होगा, उसका n फैक्टर होगा, तो आप डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ये बेस आपने पढ़ा क्या है, पढ़ा है, ज्यादातर यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा NaOH, है ना, किसमें ब्रेक होता है, Na+ + OH- में ब्रेक होता है, तो कौन देता है बेस में, कौन आयन रिप्लेस होते हैं, OH- होते हैं, तो जितने OH- आयन ब्रेक होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसका n फैक्टर बोलते हैं।
तो सिंपल यहाँ से एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया हो तो आगे लिखिए जल्दी से आप। आगे क्या है आपका, डालिए हेडिंग एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। क्या लिखना है, डिस्टल ले लूँ, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। अब इसमें क्या होता है, सॉल्ट में देखो या तो पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, किस पे, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ देखो इन केस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, इन केस ऑफ सॉल्ट, थर्ड है इन केस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, क्या लिखना है इसमें, आप लिखो जल्दी से, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एन फैक्टर फॉर द सॉल्ट। क्या होगा, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या लिखना है, अब लिख लेना है इसको, क्यों टाइम वेस्ट करें यार। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ सॉल्ट, है ना, इज नोन एज एन फैक्टर ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होगा आपका, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपने पढ़ा है। ठीक है, Na2CO3 जल्दी से लिख लो, Na2CO3 किसमें ब्रेक होता है, 2Na प्लस CO3 2 माइनस में। जल्दी से देखो Na2CO3 आपका सॉल्ट होगा, क्या होगा, है ना, ये सॉल्ट है, किसमें ब्रेक होगा, 2Na प्लस CO3 2 माइनस। ये तो आपको ब्रेक करना आता है, नहीं आता तो बताना, ठीक है, वही पढ़ा देंगे, इतना बेसिक। ठीक है, हो सकता है किसी तरह दिक्कत हुई हो, किसी गैप हो गया हो, है ना, इससे वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो Na2CO3 होगा, इसमें ब्रेक होगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस में। मैंने क्या बोला है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ दी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लो या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लो। तो यहाँ पे एक चार्ज है, ये कितने से मल्टीप्लाई 2 से, टोटल चार्ज कितना होगा, NF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि साइन की बात मैंने नहीं की, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, मैग्नीट्यूड की बात की है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, आप प्लस लेके चलोगे। तो यहाँ से देखो जरा कितना चार्ज टोटल 2 है, तो NF कितना हो गया, 2 हो गया। अभी 3 से मल्टीप्लाई मत करना, बहुत लोग कर देते हैं, 6 लिख देते हैं ना, इससे मल्टीप्लाई नहीं होता, जो आगे कोएफिशिएंट होता है उससे होता है ना, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो एन फैक्टर कितना है, 2 है, या तो पॉजिटिव चार्ज टोटल देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो। तो आपका देखो NaCl ले लो, तो कितना होगा, Na प्लस Cl माइनस, NaCl के एग्जांपल लो सॉल्ट में, तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस कितना होगा, अच्छा NaCl इधर लिखना है ना, तो NaCl लिखो जल्दी से, हम डायरेक्टली ब्रेक कर दिए थे। तो Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे फैक्टर कितना आ जाएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, कितना है 1 है, नहीं है दोनों पे, तो कोई एक ले लो, मैग्नीट्यूड लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद सॉल्ट लिख लो Al2SO4 को होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, हाँ लिखें यार। ठीक है, ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्या लिखना है, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब करना क्या होगा, इसका कितना होगा, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से, क्या बनेगा, क्या बनेगा, 2Al3 प्लस क्या बनेगा, 2 क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, Al2SO4 का होल थ्राइस है 2Al3 प्लस, है ना, 2Al3 प्लस, और क्या बनेगा 2Al3 प्लस, अरे यार इसको ब्रेक तो करो, क्या हो जाएगा, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, क्योंकि देखो एल्युमिनियम 3 प्लस होता है, SO4 2 माइनस होता है, चार्ज 6 यहाँ भी होता है, 6 यहाँ भी होना चाहिए। टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, ये देखो 3 2 6 है, यहाँ क्या हुआ 3 2 6, देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस है रिएक्शन। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड लेना है, या तो प्लस का है तो माइनस का, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा सिंपल 6। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, तो क्वेश्चन लिख लो, जल्दी से करके लेके आओगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो पता है ना ऑक्सीडाइजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिंपल ट्रांसफर्ड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हुए हैं। तो ऑक्सीडेशन केस में ऑक्सीडाइजिंग कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, रिड्यूसिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ट्रांसफर हुए। ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, आपका फोर्थ क्या है, इन केस ऑफ, फोर्थ है आपका इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सबसे बात करें होता क्या एक्चुअल में, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग हो, चाहे रिड्यूसिंग हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, सिंपल। ठीक है, तो ये किसके केस में होता है, ये होता है आपका किसके केस में, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में एन फैक्टर होता है, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आपका एसिड लेंगे, फिर बेस लेंगे, फिर न्यूट्रल लेंगे। ठीक है, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, फिर रिड्यूसिंग लेंगे, फिर न्यूट्रल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात, अच्छा कौन से एग्जांपल लेंगे केमिस्ट्री में, सबसे कॉमन चीज चलती है KMnO4, है ना, बहुत ज्यादा पढ़े हुए KMnO4 होता है, ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, रिड्यूसिंग भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। ठीक है, तो एग्जांपल है, तीनों चीजें हो जाएंगी इसकी। ठीक है, हमने KMnO4 ले लिया,
ठीक है, आप K-4 ले लो जल्दी से। K-4 को पहले एसिड से करवाएंगे, फिर बेस से कराएंगे, फिर न्यूट्रल करवाएंगे। क्या बनता है, ठीक है, जब एसिड से कराते हैं H+ तो क्या बनता है Mn2+, याद होगा आपको क्या बनता है Mn2+ बनता है। तो सिंपल क्या होगा इन केस ऑफ एसिड, पहला आपका किसके केस में, इन केस ऑफ एसिड है ना, इन केस ऑफ एसिड क्या बनेगा KMnO4 जब रिएक्ट करेगा यहाँ पे H+ थे तो यहाँ पे क्या बनेगा Mn2+, ठीक है नहीं है। और मैंने क्या बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, किसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखोगे मैग्नीज का देखोगे है ना, किसका देखोगे मैग्नीज का। यहाँ पोटेशियम क्या होता है +1, ऑक्सीजन क्या होता है -2, निकालना ना जानते हो इक्वल टू न्यूट्रल एटम है इक्वल टू 0, न्यूट्रल कंपाउंड है आपका इक्वल टू KMnO4 में कोई चार्ज नहीं है ना पहले से, ये तो हमने लिखा है ना, ऑक्सीजन नंबर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा +1 क्योंकि ये एटम है, प्लस इसका क्या जोड़ कर लिया x से जोड़ कर लिया तो प्लस का x और प्लस का 4 एटम ऑक्सीजन है -2 का है इक्वल क्या हो जाएगा 0, पूरा चार्ज कितना था 0 था, क्लियर होता है, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका, x हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है, ये कैलकुलेट नहीं करना होता बता देना, ठीक है। यहाँ से x कितना हो गया आपका प्लस का 7, मतलब मैग्नीज पे कितना होना चाहिए प्लस का 7 और है कितना यहाँ पे प्लस का 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है जल्दी से, अगर प्लस के 7 में प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो +2 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, 7 माइनस 5 क्या बनेगा 2 बनेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा नहीं होगा है ना, हुआ क्या होगा ऐड हुआ होगा इलेक्ट्रॉन है ना, उससे मतलब नहीं है, आपको केवल मैग्नीट्यूड देखना है। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा 5, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, डेफिनेशन क्या होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा n फैक्टर इज इक्वल टू 5, क्लियर ऐसा में, ठीक है। किसके मीडियम में, किस मीडियम में सॉरी किस मीडियम में एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ठीक है। चलते हैं बेसिक मीडियम में, ठीक है। जब बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो बेसिक में क्या बनता है, यही किसकी बात कर रहे हैं बेसिक मीडियम की, किसकी बेसिक मीडियम की, क्लियर है इतना, ठीक है। बेसिक मीडियम की बात करें, अच्छा जिसके पास कॉपी ना हो कॉपी लेके बैठ दो, साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। जो भी डाउट हो आप लिख लो कॉपी पे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला है। पहले बोल रहा हूँ कि प्रॉपर नोट्स होने चाहिए आपके पास, ये 11th गया है ना, ठीक है। तो बेसिक मीडियम की बात करें, आप जितना भी OH माइनस यहाँ पे लोगे, मतलब पोटेस KMnO4 है, इसकी रिएक्शन किससे कराई OH माइनस से, इसकी प्रेजेंस में बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है बताओ जल्दी से, याद है K2MnO4 बनता है नहीं बनता है, अभी पढ़ के आए हो, और KMnO4 में कितनी होती है प्लस का 7 आपने निकाला है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर निकाला जाए तो देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर निकाला जाए तो यहाँ पे कितना होता है पोटेशियम पे +1 होता है हमेशा, इसका कितना -2 होता है ना, मेटल ऑक्साइड के अलावा है ना, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो कितना हो जाएगा 2 × 1, पोटेशियम 1 है, 2 एटम है, एक पे 1 है, प्लस का x, इसका क्या जूम कर लें x से जूम कर लें तो x प्लस का 4 एटम ऑक्सीजन के हैं तो 4 × 1 ऑक्सीजन कितना -2 = 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना निकलेगा x = 8 माइनस मतलब 2 - 8 - 6 मतलब प्लस का 6, ठीक निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मैग्नीज में कितना आएगा आपका प्लस का 6 आएगा, मैग्नीज में कितना आएगा प्लस का 6। अब बताओ मुझे मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ बेसिक मीडियम में, ठीक है। या आपको याद रखना पड़ेगा क्या बनता है, एसिडिक में Mn2+ बनता है, बेसिक में K2MnO4 बनता है, आप पढ़ के आओगे, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे NF कितना हो जाएगा आपका, NF हो जाएगा सिंपल, NF कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ से 7 थे 6 हो गए, कितने हुए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो NF कितना हो जाएगा 1, समझ, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रल मीडियम की, तो न्यूट्रल बनता क्या है MnO2, क्या बनता है MnO2, ठीक है। तो थर्ड एंड डालो न्यूट्रल मीडियम, CN डालो इसकी न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम बनता क्या है MnO2, तो KMnO4 की रिएक्शन कराओगे न्यूट्रल मीडियम में क्या बनेगा MnO2, क्या बनेगा MnO2, ठीक है, MnO2 बना। अब यहाँ पे कितना आ रहा था प्लस 7 आ रहा था नहीं आ रहा था, MnO2 में क्या आएगा देखो यहाँ पे इसको x से जूम कर लो, यहाँ पे क्या होता है -2 होता है, तो x + 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन * -2 = कितना टोटल चार्ज कितना है इसमें 0 है ना, यहाँ से x कितना आ जाएगा प्लस का 4, मतलब कि यहाँ पे मैग्नीज कितना होना चाहिए प्लस का 4 होना चाहिए, ठीक है। आप ये निकालोगे नहीं आता होगा बता देना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ठीक है। प्लस का कितना होगा यहाँ पे 4 होगा,
तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 7 से 4, मतलब आपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिए इसमें, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, यहाँ प्लस 7 चार्ज है तो आप 3 ऐड कर दोगे, तो क्या होगा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो यहाँ का n फैक्टर कितना हो गया? इसमें 3 हो गया। ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं n फैक्टर कैसे निकलता है। हाँ, n फैक्टर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इतना पढ़वा कर नॉर्मलिटी बढ़ाएंगे, लिमिट ओवर हो जाएगा, इसमें और दिक्कत होने लगती है ना आप लोग को। मेरा क्या मैं तो बढ़ाता रहता हूँ, है ना। देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, सबसे पहली बात की थी हमने प्रॉपर्टीज की, है ना। पहली बात आपकी क्या थी? जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो हमने देखा, है ना। फिर मैंने बोला था आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, है ना, वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे, ठीक है, और वाट फैक्टर पढ़ाएंगे। ये चीजें आपकी सॉल्यूशन चैप्टर में हैं। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे थे हम लोग? कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे। और कंसंट्रेशन टर्म्स कितने टाइप की थी? 2 टाइप की थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में आपका क्या होता है? जहां पे वॉल्यूम दिखे आप टेम्परेचर डिपेंडेंट मान लो, है ना, और जहां पे वेट या मास दिखे वहां टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान लो, एज्यूम कर लो मान लो, मतलब किसी को ना आता हो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या रहा था? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उससे पहले मैंने क्या बोला? जो रेशियो होता है ऊपर सॉल्यूट का होता है, नीचे सॉल्यूशन होता है, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, एक्सेप्ट मोलैरिटी को छोड़ के। ठीक है, तो आपने पहला देखा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई होगा ही। दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इनटू क्या होगा? 100, क्योंकि परसेंटेज है। इसके बाद देखा वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, तो क्या होगा? वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इनटू क्या होगा? 100। इसका ppm आया था, याद करो, ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ppm क्या था? पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा क्या होगा यहाँ पे? ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। याद है? कर लोगे? ठीक है, बस इसका फंडा फंसा था मोलैरिटी का। मोलैरिटी हम लोग ने देखा तो क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी में और स्ट्रेंथ में जो वॉल्यूम ले रहे थे वो लीटर में ले रहे थे, है ना। वॉल्यूम मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा स्ट्रेंथ में क्या था? वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वहां पे वेट था, यहाँ पे मोल्स थे। तो एक रिलेशन हम लोगों ने निकाला था S = m × m0, याद है। उसके बाद बात आई थी किसकी? आपका नॉर्मेलिटी की, है ना। तो नॉर्मेलिटी क्या था एक्चुअल में? इक्विवेलेंट डिवाइड बाय क्या था फॉर्मूला? इक्विवेलेंट डिवाइड बाय सिंपल वॉल्यूम ऑफ इन लीटर। देखो 3 चीजें चलती हैं, है ना। आप देखो फॉर्मूला कैसे याद रखने हैं, इसको आप करते हैं तो तरीका बता दो कैसे याद रखना है। आप जब सब कुछ याद करो, ppm में सब कुछ याद करो, सबको याद होता है ना। जहाँ कंफ्यूजन होती है उसको याद कैसे रखना है, जरा देखो ध्यान से, अभी सब आपको यही याद हो जाएगा। ठीक है, बैठने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, मैं डेली रिवीजन करवा दूंगा 5 मिनट के अंदर, है ना। तो सबसे पहले बात की गई थी किसकी? मोलैरिटी की। मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी, हाँ किसकी? मोलैरिटी कैपिटल M से। सेकंड बात की गई थी आपकी मोलैरिटी के बाद क्या है? स्ट्रेंथ आया था, याद है? स्ट्रेंथ आया था। थर्ड क्या आया था? नॉर्मेलिटी आया था। ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं, है ना। तो कैपिटल M क्या था? डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, स्ट्रेंथ को कैपिटल S से शो करते हैं और नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से शो करते हैं। ठीक है, समझ आया? अच्छा स्ट्रेंथ क्या थी? तो स्ट्रेंथ थी आपकी वेट ऑफ द सॉल्यूट इन इसमें ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। देखो तीनों में वॉल्यूम लीटर में चलता है। ठीक है, तीनों में वॉल्यूम क्या चलता है? लीटर में चलता है। अच्छा यहाँ पे आपका नॉर्मेलिटी क्या आया था? इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। देखो तीनों में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर है ना। याद हो गया? मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी तीनों में वॉल्यूम क्या है? लीटर में है। ऊपर आप चेंज क्या हो रहा है? सॉल्यूट चेंज हो रहा है। पहले में मोल्स लिया गया है, दूसरे में वेट लिया गया है, तीसरे में इक्विवेलेंट लिया गया है ना। यहां से रिलेशन क्या निकलता था? ये क्या होता था बताओ? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर इनटू 1/VL। तो यहां से अगर रिलेशन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा स्ट्रेंथ हो जाएगा S। तो S = कितना आ जाता है? m × m0। मैंने बोला था ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आता तो डिराइव कर सकते हो। यहां से मोलैरिटी और स्ट्रेंथ की बात खत्म हो गई थी। अब पूरा काम किसका था? नॉर्मेलिटी का। अब आपको पता ही नहीं इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना। तो आप जो आपको 11th में स्टैंडर्ड में आप डायरेक्टली रख देते हो। ठीक है, तो
तो एक्चुअल में इक्विवेलेंट होता क्या, ठीक है। नॉर्मेलिटी का मतलब कोई रिलेशन पे निकल रहा है दोनों। नॉर्मेलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट डिवाइड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इक्विवेलेंट क्या होगा, अब बात हंसते इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट मैंने क्या लिखवाया था, इक्विवेलेंट क्या होता था, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, मास बाय इक्विवेलेंट मास या वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। मैंने बोला केमिस्ट्री में चाहे मास बोलो चाहे वेट बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है। अब बात आती है इक्विवेलेंट मास क्या होगा, देखो चीजें निकल के आ रही है ना, क्या होगा क्या होगा। मैंने क्या बोला, जब तक क्या नहीं आया क्यों नहीं आएगा, गलत रास्ते पे हो, ठीक है। अब बात आती है इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास कितना होना चाहिए बताओ जल्दी से, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, है ना। अब ये चीज देखो, ये वाली फॉर्मूला निकाले कहां रख दो, यहां रख दो, है ना। तो EQ कितना निकला था, EQ निकला था आपका वेट इनटू NF बाय m0 निकला था, है ना। और ये EQ निकाल कहां रख दोगे, यहां पे रख दोगे। एन कितना आ रहा था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये आया था। और मैंने इसको क्या बोला था, क्या लिख सकते हो, स्मॉल n लिख सकते हो ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये NF कैलकुलेट करने के कितने तरीके थे, मैंने 4 तरीके बताए थे। पहला एसिड, दूसरा बेस, तीसरा क्या था आपका, तीसरा था आपका सॉल्ट, और चौथा क्या था आपका ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और न्यूट्रल रेजेंट में। KMnO4 एग्जांपल लेता याद करो, KMnO4 जब एसिड में होगा तो Mn2+ में, जब बेस में होगा K2MnO4 में, और जब न्यूट्रल होगा तो MnO2 में, है ना। इसमें ब्रेक होगा, और सिंपल आपने वहां से सीख लिया निकालना, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन क्या है। अच्छा ये क्या है, ये आपकी मोलारिटी है नहीं है, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हुआ नहीं हुआ, तो अब हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, हेडिंग डाल दो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी करवा देते हैं। तो हेडिंग डालो यहां से, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। डायरेक्टली रिलेशन आपको याद होना चाहिए, याद क्या होगा, कोरिलेट होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा, है ना। याद कुछ नहीं करना होता है, वो अपने आप हो जाता है लिख के। मैं बोला लिख करो, परमानेंटली याद होता है ना, ठीक है। देखो होगा क्या, आपको पता नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी है आपकी, पूरा डेरिवेशन करने के बाद ये निकला है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये किसका है, ये तुम्हारा सॉल्यूट का है कि नहीं, ऊपर से देखो जरा, इक्विवेलेंट इसका था, सॉल्यूट का था, पूरा खेल इक्विवेलेंट चला नहीं चला, ठीक है सर। ये सॉल्यूट का होगा, ये सॉल्यूट का, ये भी सॉल्यूट का, है ना, ठीक है। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता है क्या, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इनटू NF एन फैक्टर। और यही क्या था, यही तो हमारा मोलैरिटी था, देखो था नहीं था मोलैरिटी, तो मोलैरिटी यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M, ये M कितना आ जाएगा, M इनटू NF, ठीक है। अगर आपको NF नहीं दिया गया है, अगर NF निकालना है तो क्या कर दोगे, नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी डायरेक्टली। हो सकता है क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी दे दे, मोलैरिटी निकलवा ले, NF निकलवा ले, है ना। तो आप ढूंढते रहो कहां से होगा, देखो रिलेशन निकला नहीं निकला, इतना आसानी से निकला रिलेशन। अच्छा ठीक है, आपके रिलेशन आ गया। अच्छा ठीक है, इतना रिलेशन आया। अब देखो स्ट्रेंथ, हमने क्या बताया, स्ट्रेंथ क्या होती है, M इंटू M0, होती ही नहीं होती है। अच्छा यहाँ एक काम करो, जहां पे कैपिटल M है, जहां मोलैरिटी है, वहां पे S बाई M0 लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख दो, लिख सकते हो, ठीक है। तो NF क्या निकलेगा, एक फॉर्मूला NF निकलेगा नॉर्मेलिटी इनटू M0 डिवाइड बाई क्या होगा, कैपिटल S, है ना। या बोल सकते हो स्ट्रेंथ इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू, सही है, ठीक है, सही है, नॉर्मेलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। आप कितने रिलेशन निकले, आप ये चीजें याद कर लोगे, है ना, याद कर लोगे। जिसको समझ में नहीं आया मैंने रिवीजन भी करा दिया, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कल। अगर इतना हो गया, सॉल्यूशन में आपकी कुछ भी नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन की बात करूँ, मोल फ्रैक्शन कराऊंगा, कुछ भी नहीं है ना। वेपर प्रेशर पढ़ाऊंगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, J लेवल का हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप 2-3 लेक्चर्स देखो, आपको खुद अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है। तो एक काम करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना, जरूर सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। और थैंक यू सो मच, है ना, पेशेंस के लिए। कल मिलते हैं, ठीक है। इसके आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो भी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और जो बचा हुआ है इसका वो पार्ट पढ़ेंगे, उसका परसों में शुरू कर दूंगा आगे चीजें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू।